हाँ साथियों, नमस्कार साथियों। अब आगे जो बाबर की कहानी हम आगे बता रहे हैं, इसमें बाबर ने जो सबसे पहले उपाधि धारण की थी वो पादशाह की उपाधि धारण की थी। और पादशाह की जो उपाधि उसे मिली थी वो काबुल पर विजय जब उसने प्राप्त की, उसके उपलक्ष्य में उसे पादशाह की उपाधि मिली। और उसे कलंदर की भी उपाधि मिली। कलंदर की उपाधि उसे इसलिए मिली क्योंकि उसने प्रत्येक काबुल के निवासी को एक एक चांदी का सिक्का, जिसे शाहरुख कहा जाता है, वो दिया था। तो जनता ने उसे कलंदर कहा। आम जनता ने उसे कलंदर की उपाधि दी। कलंदर उसे इसलिए बोला जाता है। बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा हुआ, उसके स्वयं की जीवनी उसी में लिखी हुई है। और 1590 में जिस समय अकबर का शासन था, तो खाने खाना अब्दुल रहीम खाने खाना ने उसका अनुवाद किया बाबरनामा का, और फारसी में उसने अनुवाद किया। अंग्रेजी में फारसी से अंग्रेजी भाषा में जो अनुवाद किया वो लीडन और अर्किंसन इन्होंने किया है। इस बाबरनामा ग्रंथ का जो अनुवाद हुआ है। इसके अलावा दो स्थान ऐसे थे, फरगना और समरकंद, जो इसके हाथ से भी निकल गए थे। हालांकि फरगना का ये शासक बना, और फरगना और समरकंद दोनों को ये बहुत ज़्यादा पसंद करता था। और फरगना में इसका जन्म हुआ था और समरकंद उससे बिल्कुल नज़दीक मिला हुआ था। समरकंद रहने लायक ये जगह अच्छी मानता था, इसलिए ये समरकंद को ज़्यादा पसंद करता था। जब दोनों ही निकल जाते हैं, एक क्षण तो ऐसा आता है इस पर कि दोनों ही इसके हाथ से निकल जाते हैं। हालांकि फरगना का जो ये शासक बना है, ये 1494 में बना है, और 1498 में लगभग समरकंद भी इस पर रहा है, लेकिन फिर इसके हाथ से दोनों ही निकल जाते हैं। और खोजंद नाम की एक छोटा सा पहाड़ी क्षेत्र है, वही इसके पास रह जाता है। तो खोजंद का ये शासक रहा है और इसकी स्थिति खराब हो जाती है। 1499 में इसके पास केवल खोजंद नाम की जगह के सिवा कोई भी शासन ही नहीं रहा था, कोई जगह ही नहीं रही थी। तब फिर इसने भारत पर आक्रमण करने की इसने प्लानिंग की है, और उज़्बेकों के विरुद्ध जो युद्ध नीति इसने शुरुआत की थी, उसी को हम तुलगुमा पद्धति कहते हैं। ये सबसे पहले इसने उज़्बेकों के विरुद्ध करी थी। काबुल पर अधिकार करने के बाद इस व्यक्ति को, काबुल पर जब इसका अधिकार हो जाता है और 1504 में ये उसे पद से फतेह कर लेता है, तो इसे पादशाह की उपाधि मिलती है। समरकंद को भी विजय इसने कर लिया था 1511-12 में, और समरकंद फतेह कर लेता है। फिर उसके बाद इसने जो भारत पर आक्रमण किया है, पहला आक्रमण, वो 1518-19 में आता है। 1518-19 के बाद फिर दूसरा 19 में, तीसरा 20 में, चौथा फिर 25 में, फिर पाँचवा 26 में। इस तरह से इसके 5 आक्रमण हैं। प्रथम आक्रमण जो 1819 में था, उसी में भारत के विरुद्ध इसने युद्ध में तोपों और बंदूकों का प्रयोग, यानी बारूद का प्रयोग किया था। उससे पहले भारत में किसी भी व्यक्ति ने इस पर भारत में बारूद का प्रयोग नहीं किया था। तो 1518-19 में पहला, 19 में दूसरा, 20 में तीसरा, और फिर 24 में चौथा। तो 24 का जो आक्रमण है वो काफ़ी प्रभावशाली था,
क्योंकि दौलत खां पंजाब का गवर्नर था, इब्राहिम लोदी दिल्ली का बादशाह था। दौलत खां इब्राहिम लोदी से काफ़ी संतुष्ट नहीं था, तो दौलत खां ने अपने लड़के को भेजा। दौलत खां के लड़के का नाम था दिलावर खां। गाजी खां और दिलावर खां इसके दोनों लड़के थे। तो दिलावर खां वहाँ जाता है काबुल में और बाबर को यहाँ के दिल्ली के आक्रमण के लिए कहता है। उधर राणा सांगा भी अपने एक दूत को भेजकर दिल्ली पर आक्रमण के लिए इस बाबर को न्योता देता है। दोनों ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बाबर को न्योता दिया, दौलत खां और राणा सांगा। राणा सांगा का ये मानना था कि भाई ये ख़त्म हो जाएगा और ये लूट कर चला जाएगा, मेरे लिए दिल्ली रह जाएगी, उसका ये मानना था। जबकि बाबर यहाँ टिक गया। उधर दौलत खां और दिलावर खां जब असंतुष्ट होते, लड़ाई होती है इब्राहिम लोदी से, तो बाद में फिर ये इसको दौलत खां को सूबेदारी दे देता है लेकिन सुल्तानपुर की, लेकिन दौलत खां इससे संतुष्ट नहीं था। उसके बाद फिर दौलत खां की लड़ाई भी बाद में होती है बाबर से, और फिर ये दौलत खां भाग जाता है, क्योंकि बाबर की विशाल सेना को देखकर दिलावर खां जो होशियारपुर ज़िला है वहाँ शरण लेता है, लेकिन वो भागना पड़ता है उसे। कैदी के रूप में दौलत खां को बाबर के सामने प्रस्तुत किया जाता है और कैदी के रूप में उसे भीरा भेजने की आदेश बाबर देता है, लेकिन रास्ते में फिर दौलत खां की मृत्यु हो जाती है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि वो ख़त्म कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये घटनाक्रम होता है, और इस घटनाक्रम में सबसे बड़ी बात ये है कि दौलत खां कामयाब नहीं हो पाता है। अब पांचवा आक्रमण 1525 में, ये आक्रमण बाबर का था, और पांचवें आक्रमण में ही दौलत खां के जब सफाया हो जाता है, तो 5 आक्रमण के बाद जब ये 1526 में बाबर का ये आक्रमण, पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को होता है। 1526 से पूर्व बाबर के 5 आक्रमण भारत पर हो चुके थे, और 1526 के आक्रमण के विषय में ही ये बाबर की जो लड़ाई है ये प्रसिद्ध मानी जाती है। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है, और फिर 1527 में खानवा का युद्ध होता है जो राणा सांगा के विरुद्ध होता है। राणा सांगा को भी, क्योंकि दौलत खां तो चले गए, अब राणा सांगा का नंबर, राणा सांगा भी उसमें मुँह की खाते हैं, और खानवा का युद्ध के नाम से राणा सांगा का युद्ध बोला जाता है। 1527 खानवा के युद्ध के बाद 1528 जो चंदेरी का युद्ध है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध युद्ध है, और इस चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय जो शासक था, मेदिनी राय, उसकी हार होती है। मेदिनी राय की जो पुत्रियां थी, एक हुमायूं को, दूसरी कामरान को प्रदान की गई, और शासन भी छिन गया, और बाबर उसमें कामयाब होता है 28 में। उसके बाद 29 में फिर घाघरा का युद्ध होता है, और फिर 29 और 30 ये सब मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। इस तरह से घाघरा का जो युद्ध था वो पहला युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था।
ऐसा युद्ध जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया वो घाघरा का युद्ध है। घाघरा नदी के पास ये लड़ा गया, घाघरा पश्चिम बंगाल। तो ये बाबर की कहानी थी और बाबर का एंड 1530 में हो जाता है। कुछ इतिहासकार इसकी मृत्यु को बीमारी से मानते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं, जैसा कि बाबरनामा में लिखा हुआ है, उसमें हुमायूंनामा में, कि लोदी की माँ ने कुछ जहर दिया जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। ये हुमायूंनामा का वर्णन कहता है। इतिहासकार R.S. शर्मा के अनुसार बाबर की जो मृत्यु होती है वो उससे होती है, बीमारी से, वो बीमारी मानते हैं। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा, उसमें षड्यंत्र माना जाता है। और त्रिपाठी, R.P. त्रिपाठी ने जो बाबर की मृत्यु है उसका जीवन जो है भारतीय गर्म जलवायु को झेल नहीं पाया, गर्म जलवायु को माना, वातावरण को माना, लगातार युद्ध को लड़ने के कारण माना। R.P. त्रिपाठी इस चीज़ को मानते हैं। तो इस तरह से इसका जो विवरण है वो ये मिलता है। इसने 2 ही मस्जिदों का निर्माण करवाया था, अयोध्या में बाबरी मस्जिद, संभल में जामा मस्जिद। तो दोनों ही बाबरी मस्जिद हैं। इनका निर्माण बाबर के समय में ही हुआ था, बाबर के आदेश के द्वारा। तो ये विवरण बाबर के विषय में हमें इतिहास से मिलता है। इसमें मुख्य बात यही है कि इसकी लड़ाई 1526 से पहले कितनी थी कि 5 आक्रमण किए, 4 किए, तो 5 आक्रमण किए थे उसने। 1526 का जो आक्रमण है वो बाद का है, उससे पहले वो 5 आक्रमण कर चुका था। और 1526 जो आक्रमण था ये 5 आक्रमणों के बाद था। चौथा जो आक्रमण है वो काफ़ी प्रभावशाली था, क्योंकि उसमें दौलत खां का रोल था। और 5वें आक्रमण में दौलत खां मारे गए, दौलत खां फेल रहे। और दौलत खां के बाद में तब कहीं जाके फिर पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और पानीपत के प्रथम युद्ध के पहले ही दौलत खां मारा जा चुका था। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो खानवा का युद्ध लड़ा गया था राणा सांगा का, उस युद्ध में 3 लोग ऐसे थे, हसन खां मेवाती, महमूद लोदी और आलम खां, जिन्होंने युद्ध राणा सांगा की ओर से किया था। क्योंकि राणा सांगा को बाबर से युद्ध करने के लिए इन्होंने ही राणा सांगा को उत्तेजित किया था बाबर से युद्ध करने के लिए। अब बाबर से युद्ध करना उसकी ये मजबूरी बन गई कि वो ये चाहता था कि भाई इब्राहिम लोदी में और इसमें टकराव हो जाएगा, लेकिन वो टकराव हो के इब्राहिम लोदी तो मारे गए, लेकिन बाबर नहीं गया। तो जब बाबर नहीं गया तो उसकी मजबूरी बनी उससे युद्ध करना, और इसी मजबूरी के द्वारा वो व्यक्ति फेल रहा। और उसके फेल होने के कारण ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो होता है। ये कहानी होती है इसमें। तो अधिक से अधिक इसको शेयर करो।